स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने 9th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अनिश्चित समाकलन और उसकी विधियों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी प्रत्येक विधि के ऊपर अच्छे से अभ्यास किया होगा, क्योंकि जो 9th चैप्टर है वो पूरा अभ्यास की एक्सरसाइज है। अगर आप लोग उसके ऊपर अच्छे से अभ्यास करोगे तो वो सारे मेथड जो आपके क्लियर रहेंगे और आप किसी भी सिचुएशन में और किसी भी फलन के ऊपर उनको अप्लाई करने में समर्थता हासिल करोगे। देखिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं 10th चैप्टर, जो कि निश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन के बाद में अब हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के बारे में। उसमें केवल इतना ही डिफरेंस होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स वही होंगे, सारी विधियां वही होंगी, केवल वहां पे आपको लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। ये आपको पता होना चाहिए कि अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, कैसे हम वहां पे लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, 10.1 जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर हमें पढ़ना होगा, उसमें जो विधि हमें पढ़नी होगी उस विधि का नाम है यहाँ पे योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 10.1 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें जो विधि पढ़नी है समाकलन की, निश्चित समाकलन की जो विधि पढ़नी है, उसमें कौन सी विधि है यहाँ पे? योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो देखिए बच्चों, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का सीधा सा एक और मतलब भी होता है प्रथम सिद्धांत से समाकलन। प्रथम सिद्धांत से समाकलन। प्रथम सिद्धांत से समाकलन के लिए बच्चों यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा और उस फॉर्मूले के अनुसार ही हमें यहाँ पे जो प्रथम सिद्धांत से समाकलन की प्रक्रिया को संपूर्ण करना होगा। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़े हैं, वहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला जो है वो यूज किया था किसी भी फलन के अवकलन के लिए। उसी प्रकार से हमें किसी भी फलन के समाकलन के लिए, निश्चित समाकलन के लिए हमें भी यहाँ पे एक फॉर्मूला ही याद करना होगा। मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। निश्चित समाकलन का जो स्वरूप होगा, निश्चित समाकलन का जो स्वरूप होगा वो स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से। लिमिट यहाँ पर होगी a से b और यहाँ पे आपको एक फलन दिया जाएगा fx और dx। ये निश्चित समाकलन का स्वरूप होता है बच्चों, जहाँ पे आपको a और b के रूप में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का, और वो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा h इंटू में fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस, इस प्रकार से चलता जाएगा बच्चों। लास्ट में अपने पास आएगा fa प्लस n-1 इंटू में h। तो देखा बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर n पद यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, a से b fx के इंटीग्रेशन के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर यहाँ पे दिया हुआ है h और यहाँ पर है fa, जहाँ पर a जो है वो बच्चों लोअर लिमिट है, यानी कि इस लोअर लिमिट के ऊपर फलन के मान को हम fa बोलेंगे। उसके बाद में a प्लस h के ऊपर फलन के मान को fa प्लस h बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से n पद आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अंदर fa प्लस h, fa प्लस 2h और fa प्लस n-1 इंटू h के सारे मान आपको यहाँ पे अलग अलग निकालने पड़ेंगे और इस फॉर्मूले में आपको रखने होंगे। इसी का एक दूसरा रूप भी होता है बच्चों, इस फॉर्मूले का एक दूसरा रूप आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिट a से b fx और dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला और हो सकता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले की शुरुआत की है वो fa से की है, इसलिए यहाँ पे जो अंत हुआ है फॉर्मूले का वो fn-1 इंटू h से हुआ है, n-1 इंटू h, यानी कुल मिला के आपके पास यहाँ पे n पद हो गए, क्योंकि हमने एक पीछे से शुरू किया था। लेकिन हम इस फॉर्मूले की शुरुआत a प्लस h, fa प्लस 2h और fa प्लस 3h इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों। अगर हम इस प्रकार से इसकी शुरुआत करते हैं
तो इस फॉर्मूले का जो अंत है वो a प्लस NH के रूप में होगा। तो यहाँ पर भी कुल पदों की संख्या n ही मानी जाएगी। तो देखा बच्चों, यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक पीछे से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे अंत जो है वो n-1 इंटू h पे होगा, और अगर आगे से स्टार्ट करते हो f a प्लस h अगर आपका पहला पद है तो इस फॉर्मूले का अंत जो है वो NH के ऊपर होगा। अब देखिए बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर H है क्या और इस फॉर्मूले का औचित्य क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी बच्चों जब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा कि यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है फलन f(x) का, हमने यहाँ पे वक्रीय रूप यहाँ पे निर्धारित किया है निर्दिष्ट अंतर के अंदर, और a से b का मतलब हो गया बच्चों x बराबर a, यानी यहाँ पर OA की जो डिस्टेंस है वो तो है a, और x बराबर b का मतलब हो गया यहाँ पे OAN की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी है b। तो देखिए बच्चों, AB अंतराल के अंतर्गत फलन f(x) का x अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल, यही इस निश्चित समाकलन का मतलब होता है। कहने का मतलब a से लेकर x बराबर a से लेकर x बराबर b तक x अक्ष के साथ इस फलन यानी जो इस समय वक्र के रूप में है के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब आपको यहाँ पे AN BN और BA का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर AN BN BA का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्षेत्रफल को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, a से b के अंतर्गत फलन f(x) का x अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल, यही इसका वास्तविक मीनिंग होता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, किस प्रकार से इस क्षेत्रफल को हमने यहाँ पे निकाला है। देखिए बच्चों, इस पूरे क्षेत्रफल को हमने अल्पांशों में विभाजित किया है, आयताकार अल्पांशों में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक अल्पांश की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर h है। प्रत्येक अल्पांश की चौड़ाई हमने यहाँ पे क्या ली है, h ली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे FA इंटू एच जो है वो पहले अल्पांश का क्षेत्रफल है, FA प्लस h इंटू एच जो है वो दूसरे अल्पांश का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार प्रत्येक आगे वाले पद को h से गुणा करने पर मेरे पास इन आयताकार पट्टियों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही मैं इन सभी अल्पांशों को जोड़ूंगा और जैसी लिमिट को यानी इन अल्पांशों में जो चौड़ाई है उसको 0 की तरफ अग्रसर करूंगा तो मेरे पास जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो AN BN और BA के क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। इस वजह से यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आयताकार अल्पांश इस वक्र के अंदर की तरफ भी बन रहे हैं और आयताकार अल्पांश जो है इस वक्र के बाहर की तरफ बन रहे हैं। थोड़ा सा इसका हिस्सा बाहर जाएगा तो यहाँ पे बड़ा आयताकार अल्पांश बनेगा, और अगर आप अंदर की तरफ लेना चाहो तो अंदर की तरफ छोटा अल्पांश बनेगा। अगर आप अंदर वाले आयताकार अल्पांश यहाँ पे ले रहे हो तब तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर बाहर वाले आयताकार अल्पांश अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे पहले वाले आयताकार अल्पांश का क्षेत्रफल हो जाएगा FA प्लस h इंटू एच, दूसरे आयताकार बाहरी आयताकार अल्पांश का क्षेत्रफल हो जाएगा FA प्लस 2h इंटू एच। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को केवल आपको लर्न करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अंदर वाले अल्पांश ले रहे हो या बाहर वाले अल्पांश ले रहे हो। ये बात तय है कि चाहे आप अंदर वाले लो चाहे बाहर वाले आयताकार क्षेत्रफल को जोड़ो, जैसे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो जो प्राप्त क्षेत्रफल है वो AN BN और BA से घिरे हुए इस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और यही हमारे इसका ज्यामितीय रूप होता है और यही इसका ज्यामितीय मतलब होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे h का मान यहाँ पे किसके इक्वल होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर AN अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, देखिए बच्चों, A1 A2 प्लस A2 A3 और लास्ट में आप देखेंगे बच्चों AN-1 इंटू AN इंटू में AN। कहने का मतलब ये जो है वो A से लेकर AN तक की लंबाई आ गई। A से लेके AN तक की लंबाई को मैंने कितने भागों में विभाजित कर दिया, A1 A1 A2 A3, इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पे जो है मैंने इनको n भागों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो h के इक्वल है। यानी पहले A1 की लंबाई भी h है, A1 A2 की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर h है, तीसरे अल्पांश की लंबाई भी h है, और इस प्रकार से अंतिम अल्पांश की लंबाई जो है वो भी यहाँ पर h है, और ये किसके इक्वल होगा, AAN, जहाँ पर AAN की जो लंबाई है वो OAN
माइनस ओ ए के इक्वल होगी। किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पे डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ए से लेके ए एन तक की जो लंबाई है, ए एन तक की जो लंबाई है, वो ओ ए एन में से ओ ए को माइनस करने से हमें प्राप्त होगी, अर्थात बी में से हमें माइनस ए करना होगा। तो बी में से जैसे ही मैं ए को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर ए एन की लंबाई जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कितने एच यूज किए हैं? यहाँ पे ये एन बार आए हैं। कितनी बार हमने यहाँ पे एच को लिखा है? एन बार। तो इन सब का जो योगफल है एच का वो हो जाएगा यहाँ पे एन एच, और बराबर में आएगा आपके पास बी माइनस ए। तो देखिए बच्चों, आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में जहाँ कहीं भी एन एच का पद आएगा कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन में आपको एन एच का पद देखने को मिलेगा, तो उस एन एच के स्थान पे आपको बी माइनस ए रिप्लेस करना है, जहाँ पे बी का मतलब होता है अपर लिमिट, जहाँ पर बी का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट, और ए का मतलब होता है वहाँ पे लोअर लिमिट। तो बच्चों ध्यान रखें, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करो, जब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास एक एन एच का पद आएगा, और हमें उस एन एच को किससे रिप्लेस करना होगा? बी माइनस ए से रिप्लेस करना होगा। इस बात का आप लोग विशेष से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे हम मैं यहाँ पे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h की वैल्यूज़ रखूँगा, तो कैलकुलेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ सीरीज आएंगी, श्रेणी आएंगी। एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, एन प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योगफल, और गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो पहले मैं आपको उस श्रेणियों के योगफल के फॉर्मूले आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि फॉर्मूले लगाने के बाद कैलकुलेशन में हमें किसी भी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप वो सारे फॉर्मूले ध्यान से समझिए। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसमें जो पहला फॉर्मूला है, एन प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे एन पदों तक की प्राकृत संख्या अगर आपके पास आ जाए तो उसके योगफल का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए बच्चों, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास है n की स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? n इंटू में n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और बट्टे में हो जाएगा 6। और देखिए बच्चों, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल। तो देखिए बच्चों, n प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, और प्लस में यहाँ पर आएगा n की क्यूब। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 की होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो पहला फॉर्मूला था उसके केवल यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा। साथ ही साथ देखिए बच्चों, यहाँ पे n समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र, यानी कि अगर a प्लस डी, a प्लस 2d के रूप में आपके पास यहाँ पे समांतर श्रेणी है, तो देखिए बच्चों, उसके n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2। ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d। और इसी प्रकार बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल यहाँ पर ar स्क्वायर, इस प्रकार से ar की घात n-1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास n गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ पे n गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जो योगफल होता है वो a इंटू आर की घात n-1, और बट्टे में r-1 की इक्वल होगा, जहाँ पे r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। देखिए बच्चों, अगर n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो n-1 प्राकृत संख्याओं का अगर मुझे योगफल ज्ञात करना हो तो सिंपल आपको n के स्थान पे n-1 रखना होगा। इसी प्रकार बच्चों, n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना हो तो देखिए बच्चों, n-1 प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होगा उसमें जैसे आप n को n-1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये n+1 तो बन जाएगा n, और ये n कन्वर्ट हो जाएगा n-1/2 में। तो देखिए बच्चों, ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल है और ये n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो जिसकी शुरुआत एफ ए प्लस एच से होती है, तब तो आपके सामने n प्राकृत संख्याओं के योगफल वाली स्थिति आएगी। और अगर आप लोग ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो जिसकी शुरुआत एफ ए से होती है, तो वहाँ पर आपके पास n-1 प्राकृत संख्याओं के योगफल की स्थिति आएगी। तो देखिए बच्चों, दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, अगर आप n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना चाहोगे
तो सिंपल आपको भी यहाँ पे n को n-1 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे परिवर्तन आएगा n इंटू n-1, 2n-1 और बट्टे में यहाँ पर आएगा 6। देखिए बच्चे मामूली सा परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा। इसी प्रकार जो पहला पद है उसके वर्ग कर देंगे तो ये n-1 प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल हो जाएगा, यानी कि n इंटू में n-1 बटे 2, n-1 बटे 2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल, ये हो जाएगा n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, और ये हो जाएगा n-1 प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र। तो देखिए बच्चों मामूली से डिफरेंस है, आपको ये दोनों ही प्रकार के फॉर्मूले याद करने होंगे। जो मर्जी आप सूत्र लगाए, जैसी स्थिति आपके सामने आएगी वैसा ही फॉर्मूला आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। छोटी सी वहाँ पे कैलकुलेशन होगी और उसके बाद में आप अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर लेंगे। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले और ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग ये फॉर्मूले जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत। बच्चों मैं यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि पूरा फॉर्मूला और ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे रूल बताए हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। देखिए बच्चों पहला सवाल जो यहाँ पे है 10.1 का, वो है यहाँ पे फलन है x-2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट हमें दे रखी है 3 से लेकर 5 तक, जहाँ पे लोअर लिमिट तो 3 है और यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो 5 है। और यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करना है, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, यानी कि प्रथम सिद्धांत से समाकलन। जब भी ये वर्ड आए बच्चों तभी आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले वाली विधि लगानी है, अन्यथा आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके वहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूले के बारे में देखिए बच्चों 2 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, मैं उसमें से पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी शुरुआत FA से होती है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना है, किसी भी फॉर्मूले पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आंसर दोनों ही फॉर्मूले से निकलेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में फॉर्मूला था बच्चों FA, जहां पर A का मतलब था लोअर लिमिट, यानी यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो दे रखी है 3, तो यहाँ पे FA के स्थान पे आएगा F3। फॉर्मूला समझिए बच्चों, आगे वाला पद था वहाँ पे FA प्लस H, तो A के स्थान पे सिंपल आपको वहाँ पे 3 रखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस H। उसके बाद में था बच्चों FA प्लस 2H, यानी कि वो आ जाएगा 3 प्लस 2H, और इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। और लास्ट जो nवां पद यहाँ पर आएगा वो आएगा F इंटू में 3 प्लस n-1 इंटू में h। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपके जरूर समझ में आया होगा। मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में a का मतलब जहाँ पे लोअर लिमिट से था, यानी यहाँ पर a का मान 3 है, मैंने केवल फॉर्मूले में a के स्थान पे 3 रखा है। अब देखिए बच्चों फलन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों फलन f(x) दे रखा है हमें x-2 के इक्वल, और मैंने आपको बताया था बच्चों की कैलकुलेशन में एक nh की टर्म आएगी सोल्व करने पे जिसका मान b-a के इक्वल होगा। और मैंने बताया भी था कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, nh बराबर b-a, जहाँ पर b का मतलब अपर लिमिट से यानी यहाँ पर 5 होगा, और a का मतलब लोअर लिमिट यानी कि 3 से होगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा। कहने का मतलब कैलकुलेशन में जब nh का पद आएगा तो मुझे वहाँ पे रखना होगा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग ये सारे फलन की वैल्यूज़ को फुलफिल करते हैं, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर है बाहर h, f3 का मान देखिए बच्चों कहाँ कैसे निकालेंगे, जो fx का हमें फलन दिया हुआ है उसमें सिंपल आपको x के स्थान पे रखना है 3, और जैसे आप x के स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी x के स्थान पे 3 आएगा, और 3 में से आप 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस का 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे f3 का जो मान है वो आपको 3 - 2 यानी कि +1 के इक्वल प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों f3 + h का मान निकालेंगे तो x के स्थान पे 3 + h रखना है, तो यहाँ पर भी x के स्थान पे आएगा 3 + h और माइनस का आएगा 2। तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे 1 + h बचेगा। ऐसे आपके पास 3 + 2h का मान आप निकालोगे तो 3 + 2h के मान में से जैसे आप 2 घटाओगे, क्योंकि x के स्थान पे इस बार 3 + 2h रखना होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + 2h। तो देखिए बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर h है, 3 + h में आपको 1 + h मिलेगा, 3 + 2h में आपको 1 + 2h मिलेगा, इसी प्रकार 3 + 3h में आपको 1 + 3h मिलेगा। तो ये एक सीरीज आपको यहाँ पे चलती हुई दिखाई देगी। तो पहला पद तो आ गया 1, दूसरा पद आ जाएगा यहाँ पे 1 + h, क्या आ गया 1 + h। अगला पद आपके पास आएगा यहाँ पे 1 + 2h। इसी प्रकार से बच्चों आगे का एक पद और मैं लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा 1 + 3h,
और लास्ट वाला पद लिखना चाहूँ तो 1 + n-1 इंटू एच आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। और ये सारी की सारी वैल्यू हमने फलन f(x) से प्राप्त की है। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे हमने यहाँ पे मान किस प्रकार से निकाले हैं। f3 + h, f3 + 2h, ये सारे मान हमने फलन f(x) में रखे हैं x के स्थान पे। तो हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है वो प्राप्त हो चुकी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 1 जो है वो कितनी बार आया है, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 जो है वो n बार आया है। कैसे पता चला बच्चों? यहाँ पे 1 जो है वो n बार आया। इसका कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है वो n है और प्रत्येक पद में यहाँ पे 1 आया है। तो यहाँ पे पहले पद से ही 1 स्टार्ट हो गया था। तो पहले पद में भी 1 है, दूसरे पद में भी 1 है, तीसरे पद में भी 1 है और लास्ट nवें पद में भी 1 है। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया है? n बार आया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे h, 2h, 3h, जैसे इन सब में से मैं यहाँ पे h कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस और लास्ट वाला पद बचेगा मेरे पास n-1। तो देखा बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे h कॉमन लिया हो बचे हुए पदों में से, तो यहाँ मेरे पास n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल आएगा अंदर। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 जो है वो n बार आया है। तो इन सब का योगफल यहाँ पे 1 × n यानी कि n हो जाएगा। प्लस में h इंटू, देखिए बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, n इंटू में n-1/2। क्या होता है बच्चों? n इंटू में n-1/2। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बाहर गुणा में h चल रहा है, बाहर गुणा में यहाँ पे h है जिसको हम भूल गए थे। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर देखो बच्चों यहाँ पे h दिया हुआ है, यहाँ पर है n इंटू में, n को h से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा nh और ये हो जाएगा n-1 और बट्टे में आएगा 2। अब देखिए बच्चों, इस h का गुणा जब हम अंदर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है। देखिए बच्चों, n को h से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा nh। इस h को बच्चों इस n-1 से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों, बाहर तो यहाँ पे nh दिया हुआ है और इस h का गुणा जब ब्रैकेट वाले अंदर वाले पद से करेंगे तो अंदर वाला पद h से गुणा होकर बना लेगा nh और माइनस का h और बट्टे में यहाँ पर आएगा 2। तो देखा बच्चों, h का गुणा पहले मैंने n से किया तो nh प्राप्त हुआ, फिर इस h का गुणा n-1 से किया तो nh - h का पद प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे nh जो है वो किसके इक्वल है? nh की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो यहाँ पे किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग nh का मान रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कैलकुलेशन में nh का पद आएगा, तो इस प्रकार से हमें nh का पद जो है वो प्राप्त हो गया। और जहाँ जहाँ nh है वहाँ पे हम रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - h और बट्टे में आएगा यहाँ पे 2। तो अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल और h का मान में जैसे ही यहाँ पे 0 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास पहला पद तो है 2 और दूसरे पद में केवल 2 बचेगा क्योंकि h का मान हो जाएगा 0। और जैसे ही मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे मेरे पास इस निश्चित समाकलन का जो है वो आंसर मुझे कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। तो देखा बच्चों, इस फॉर्मूले से हमने किस प्रकार से निश्चित समाकलन को यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूले की वैल्यूज़ रखी, उसके बाद में हमने यहाँ पे जो सूत्र मैंने आपको बताए थे वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई किए, छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है और हमें इस समाकलन का मान जो है वो 4 प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है a से b x² dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट यहाँ पे b है और फलन हमें दिया हुआ है x² और dx। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा जो हम पहले वाले सवाल में इस्तेमाल किए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर यहाँ पे h से गुणा होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा fa और यहाँ पर a ही लेना है क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट a ही दे रखी है, आपको a के रूप में यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे fa आएगा, आगे वाला पद आ जाएगा यहाँ पे fa + h, उससे आगे वाला पद आ जाएगा a + 2h। आप इन पदों की संख्या अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट पद यहाँ पे आएगा f इंटू में a + n-1 इंटू में h। तो यहाँ पे टोटल पदों की जो संख्या है वो n होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब देखिए बच्चों, यहाँ पे NH का मान क्या होगा? यहाँ पे जो NH का मान है वो क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि b - a के इक्वल ही होगा।
तो यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन में एन एच का पद आएगा आपको वहाँ पे b माइनस ए ही अप्लाई करना है, क्योंकि लोअर लिमिट a और b के रूप में ही हमें दे रखी है। फलन एफ एक्स जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और हम अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या क्या पद यहाँ पे आएंगे। देखिए बच्चों फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, ये है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ए। तो देखिए बच्चों एफ ए का मान कैसे निकालेंगे, x के स्थान पे यहाँ a रखेंगे, तो जैसे ही मैं उसका वर्ग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आएगा a स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एफ ए का मान निकाला तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पे एफ ए प्लस एच का मान निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा a प्लस एच की होल स्क्वायर, और जैसे ही मैं उसको सोल्व करूँगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस एच स्क्वायर के रूप में यहाँ पे 3 पद प्राप्त होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस में h की स्क्वायर। कहने का मतलब बच्चों आपको यहाँ पे इस पूरे एफ ए प्लस एच में ए प्लस एच का वर्ग करना है, क्योंकि फलन ही इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों एफ ए प्लस 2h कैसे निकालेंगे, तो जैसे x के स्थान पे आप यहाँ पे a प्लस 2h रखोगे तो आपको a प्लस 2h का वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे पद आएंगे बच्चों आपके पास a स्क्वायर प्लस का 4ah और प्लस में आ जाएगा 4h की स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम लास्ट वाले पद का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का 2a इंटू n माइनस 1 इंटू में h, और लास्ट पद आएगा प्लस n माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू में h की स्क्वायर। कहने का मतलब हमने इसका भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखिए बच्चों ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है बाहर h। देखिए बच्चों प्रत्येक पद में यहाँ पर a स्क्वायर आया है, प्रत्येक पद में यहाँ पे a स्क्वायर आया है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे n है, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर का योगफल हमें n बार करना है, जिससे मुझे यहाँ पे a स्क्वायर इंटू n प्राप्त होगा। टोटल योगफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर का, जब मैं n बार योगफल करूँगा तो मेरे पास पद आएगा यहाँ पे a स्क्वायर n का। अब देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे बचा है 2ah 4ah। तो देखिए बच्चों इन सब में से अगर मैं यहाँ पर 2ah अगर कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 2ah 4ah और आगे 6ah इस प्रकार के जो पद आएंगे उनमें से अगर मैं 2ah कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, आगे वाले पद में संभवतः आएगा 3, और लास्ट वाले पद में जब 2ah कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आएगा लास्ट पद n-1। कहने का मतलब बच्चों कि जैसे मैं यहाँ पे इन पदों में से 2ah कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल बचेगा। अब देखिए बच्चों h की स्क्वायर 4h की स्क्वायर, आगे आएगा 9h की स्क्वायर। उन सब में से अगर मैं बच्चों h की स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 की स्क्वायर। यहाँ बचेगा 4, तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की स्क्वायर। इसी प्रकार आगे 9 बचेगा, उसको मैं 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। लास्ट में देखिए बच्चों जब h की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे n-1 की होल स्क्वायर बचेगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे प्रत्येक पद को जो है यहाँ पे सोल्व कर लिया। फिर से समझ लीजिए a स्क्वायर यहाँ पे प्रत्येक पद में आया था जिनका योगफल a स्क्वायर n के इक्वल होगा। 2ah 4ah 6ah इन सब में से मैंने 2ah कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में 1 + 2 + 3, और लास्ट वाले पद में 2ah कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल आएगा। h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर और n-1 की होल स्क्वायर, और h स्क्वायर में से जैसे मैं h स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बचेगा। कहने का मतलब बच्चों जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे प्राकृत संख्याओं के योगफल से रिलेटेड वही आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में आने चाहिए, और संभवतः वही आएंगे हर बार। बस आपको वो फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों हम कैसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर यहाँ पे गुणा में h दिया हुआ है, ये हो गया a स्क्वायर n। यहाँ पे देखिए बच्चों 2ah, और ये n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल है जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 और बट्टे में आएगा 2। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास दिया हुआ आगे वाला पद प्लस में h स्क्वायर इंटू में n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n-1 2n-1 और बट्टे में आएगा 6। और इस प्रकार से बच्चों हमने प्रत्येक पद में यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों हम इसको अंदर गुणा करते हैं और इसमें वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में यहाँ पर पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा a स्क्वायर n।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरे पद में क्या आएगा, 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों n को AH से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ANH और ये रहेगा n-1। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे h स्क्वायर दिया हुआ है, एक h का गुणा तो इस n से करेंगे तो ये बन जाएगा NH, क्योंकि आपको यहाँ पे NH का ही पद बनाना होगा, क्योंकि मुझे NH की वैल्यू वहाँ पे क्या रखनी है, B-A। तो देखिए बच्चों h स्क्वायर में से एक h का गुणा तो n से किया तो NH आ गया, बचे हुए एक h का गुणा n-1 वाले पद से करेंगे तो ये बन जाएगा NH-H और यहाँ पर है 2n-1 और इन सब के बट्टे में आएगा यहाँ पे 6। अब देखिए बच्चों बाहर जो ये h गुणा में दिया उसका भी हम इन तीनों पदों से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला, आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले पद को जब मैं h से गुणा करूँगा तो ये बना लेगा a² NH। h को जब इस दूसरे पद से n-1 से गुणा करूँगा तो देखिए बच्चों बाहर तो a इंटू में NH दिया हुआ है और ये अंदर जब h से गुणा होगा तो ये NH-H बन जाएगा। इस h का गुणा जब तीसरे पद से करूँगा तो मैं तीसरे पद के 2n-1 से गुणा करूँगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे NH पहले से दिया हुआ है, NH-H भी दिया हुआ है और इसको जब h से गुणा करेंगे तो ये बना लेगा 2NH- का h और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 6। तो देखा बच्चों मैंने h का गुणा इन तीनों पदों से कर दिया। अब देखिए बच्चों जहाँ जहाँ NH आया है, जहाँ जहाँ NH आया वहाँ पे मैं रखने वाला हूँ B-A। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और याद रखना बच्चों हमें लिमिट जो है वो NH का मान रखने के बाद में अप्लाई करनी है, ना कि पहले। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a² इंटू में NH का मान यहाँ पर आ गया B-A। यहाँ पर भी देखिए बच्चों a के स्थान पे मैं रखूँगा B-A और यहाँ पर भी NH के स्थान पे आ जाएगा B-A का H। यहाँ पर भी देखिए बच्चों NH के स्थान पे आ जाएगा B-A, यहाँ पर भी आ जाएगा B-A-H और यहाँ पे 2 से गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू में B-A और माइनस का H और इसके बट्टे में बच्चों यहाँ पर आने वाला है 6। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ h बराबर 0। तो देखिए बच्चों अब इस पूरे पद में जहाँ जहाँ h आया वो सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए बच्चों क्या बचेगा, पहला पद हमारे पास बचेगा a² इंटू में B-A, क्योंकि इसमें h का कोई भी पद नहीं है। यहाँ पे h हो जाएगा 0 तो यहाँ B-A को B-A से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा B-A की होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों h और h 0 होगा तो यहाँ B-A और यहाँ पर भी B-A है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बनेगा 2 इंटू में B-A की होल क्यूब और बट्टे में आएगा 6, क्योंकि B-A और B-A तो B-A की होल क्यूब और 2 गुणा में रहेगा और बट्टे में है 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 से 6 काटेंगे तो बट्टे में आएगा यहाँ पे 3 और प्रत्येक पद में आप देखेंगे बच्चों यहाँ से B-A कॉमन आ रहा है। B-A क्या आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा a², यहाँ बचेगा बच्चों a इंटू में B-A और यहाँ पर बचेगा बच्चों B-A की होल स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर बचेगा 3। देखिए बच्चों बाकी बचा हुआ पार्ट में यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे B-A बाहर जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे मैं 3 लघुत्तम लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए बच्चों बट्टे में आएगा 3 और 3 का गुणा सबसे पहले होगा a² से तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3a²। उसके बाद में 3 का गुणा a से होगा और B-A से गुणा करेंगे साथ ही साथ तो ये बन जाएगा बच्चों 3ab और ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 3a²। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 का गुणा a से किया तो 3a और उसको B-A से गुणा करेंगे तो 3ab माइनस 3a² का पद आएगा और यहाँ ऊपर B-A की होल स्क्वायर आएगा, यानी b² माइनस का 2ab और प्लस में a² का पद यहाँ पे आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा B-A 3a² से यहाँ पे 3a² हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे देखिए बच्चों बचेगा b²। पहला पद यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग b², दूसरा पद में लिख लेता हूँ यहाँ पे a² और 3ab में से 2ab घटाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का ab और इसके बट्टे में यहाँ पर आ रहा है 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए B-A इंटू b² प्लस a² प्लस ab जो है वो b³ माइनस a³ का फॉर्मूला है और इसके बट्टे में आएगा 3। बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे b³ माइनस a³ का फॉर्मूला क्या होगा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पता है, उसको जस्ट उल्टा करना है। b³ माइनस a³ का फॉर्मूला क्या होगा, B-A b² प्लस a² प्लस ab।
तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, b की क्यूब माइनस a की क्यूब को, और बट्टे में आएगा 3, और यही होगा हमारा इस निश्चित समाकलन का सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने कौन से मेथड से यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर आपको जरूर अभ्यास करना होगा। यहाँ पे याद रखिए बच्चों, हर बार आपको जो मैंने वो फॉर्मूले बताए हैं, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n माइनस प्राकृत संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल, वही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। कैलकुलेशन के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और कैलकुलेशन के बाद में इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने निश्चित समाकलन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं और जो थ्योरी है वो हमने पढ़ ली है। किस प्रकार से प्रथम सिद्धांत से हम लोग समाकलन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका औचित्य क्या है, किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके अंदर कौन सी कैलकुलेशन आती है, कौन से कैलकुलेशन के दौरान कौन कौन से पद आएंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है और देख ली। हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए अभ्यास स्वरूप। यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे से फॉर्मूले को याद कीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन, केवल यहाँ पे 6 ही क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको अच्छे से अभ्यास करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, बचे हुए 4 क्वेश्चन मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आपको अभ्यास करना ही होगा। केवल 10.1 में 6 ही क्वेश्चन है जो प्रथम सिद्धांत से हमें करने हैं, बाकी के क्वेश्चन पूर्ववर्ती विधियों से ही हमें करने होंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इन 6 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग अच्छे से फोकस करें और अच्छे से अभ्यास कीजिए और फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कीजिए। इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।